हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस का। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को कवर अप किया था। इस सेशन में हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जो वेरिफिकेशन के पॉइंट है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। एक रेवेन्यू आइटम एंड सेकेंड वन इज द बैलेंस शीट आइटम। रेवेन्यू आइटम्स के अंदर जो मेन एलिमेंट होंगे दैट इज प्रीमियम, क्लेम्स एंड कमीशन। और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और होगा दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट आइटम्स पर जाएंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन, इन तीन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू आइटम्स के साथ। ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस रेवेन्यू आइटम्स। फर्स्ट आइटम दैट इज प्रीमियम इनकम। प्रीमियम फर्स्ट पार्ट जो इसके अंदर आ जाता है दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल वो तो हर एक किसी भी फाइनेंशियल आइटम की एग्जामिनेशन आप करते हैं तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। बाय इवेलुएटिंग द इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर अपने आगे के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिटरमाइन करता है। एज फार एज प्रीमियम इनकम इज कंसर्न, उसमें ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द प्रॉपर कवर नोट्स आर बीइंग इशूड। इसको आप कवर नोट बोल लीजिए या पॉलिसी डॉक्यूमेंट बोल लीजिए। सीरियल नंबर ऑफ कवर नोट्स, इंटरनल चेक्स ऑन स्टैंप्स एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। स्टैंप्स एंड स्टेशनरी का मतलब स्टैंप्स, जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एंड दैट स्टैंप ड्यूटी मे बी पेड इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू स्टैंप्स। तो जो स्टैंप का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टैंप्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लगनी है, क्या उन स्टैंप्स को अप्रोप्रिएटली एक पर्सन की कस्टडी में रखा गया है, उनके ऊपर इंटरनल चेक रखा गया है या नहीं रखा गया। नंबर 2, मेन एस्पेक्ट अकाउंटिंग। एज ए ऑडिटर वी नीड टू चेक वेदर द प्रीमियम इनकम for all the risk that has been accepted during the year are being recognized, whether the premium for various kind of business are properly recorded. Various kind of general insurance business may be classified into various categories like fire, marine, health, motor, etc. Auditor is required to check whether the premium that is received in advance or premium that is outstanding, whether it has been appropriately accounted for in the books of account or not, and to ensure that the premium is recording in the books at their gross amount, ignoring the reserve. रिजर्व की एंट्री सेपरेट क्रिएट होगी और बैलेंस शीट में फिर उसका इंपैक्ट दिखाया जाता है। इंसेप्शन ऑफ रिस्क इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस स्टडीज भी आती है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64VA whether all the risk that has been accepted during the year for that policy documents are being issued and company has accepted the risk or the liability only in respect of those policies in respect of which premium has already been received or the premium is being guaranteed by appropriate person, generally bankers. So auditor is required to check whether the policy documents are being issued and no risk is assumed without having the premium received in advance or guaranteed or
guaranteed. Co-insurance. In case of the co-insurance, auditor is required to check whether the company has recognized only its share of premium. जो इनका अपना प्रीमियम का शेयर बनता था, सिर्फ और सिर्फ उसी शेयर को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये हमारे पॉइंट थे इन रिलेशन टू द प्रीमियम इंक। देयर आफ्टर सेकेंड पार्ट क्लेम्स के ऊपर है। इन केस ऑफ क्लेम्स, auditor is required to first review the internal control whether only bona fide claims are being paid. That means क्लेम को सेटल करते वक्त प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई गई है, जैसे फायर के केस में या मोटर के केस में, एक्सीडेंट केसेस के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लेम गलत केस लॉन्च किया गया है, फायर जानबूझकर लगाई गई है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है कि क्या कंपनी का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है टू डिटरमिन द जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम्स दैट आर बीइंग पेड। सेकंड वन, whether the claims are being sanctioned by the appropriate authority, ब्रांच लेवल पर, रीजनल लेवल पर, जोनल लेवल पर, हेड ऑफिस लेवल के ऊपर। इन रिलेशन टू दैट, जो ब्रांचेस की तरफ से क्लेम पे किए गए हैं, रीजनल ऑफिस से क्लेम पे किए गए हैं, whether the appropriate information is being collected from the branches timely or not. So internal controls needs to be checked as to authority for sanctioning of claim, determining the genuineness of the claim and collection of information from the branches. Thereafter, फिर बात आ जाती है in relation to claims that has been paid during the year. In relation to co-insurance, ensure कि कंपनी ने जो क्लेम कंपनी के अपने शेयर का बनता था, सिर्फ उसी को एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज किया है। सेटलमेंट अमाउंट, क्लेम के अमाउंट के अंदर यदि किसी भी तरह का कोई इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है, बी एश्योर्ड कि आपके इस एक्सपेंडिचर में सारे के सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम आर बीइंग कवर्ड। क्लेम्स कम्युनिकेटेड आफ्टर ईयर एंड, यदि क्लेम्स ईयर एंड के बाद कम्युनिकेट किए गए हैं बट जो इंसिडेंट था वो ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट से पहले हो गया। मान लीजिए अ फायर टेक प्लेस ऑन 30th of March 2021 but intimation was been given on, intimation जो इसका दिया गया that is on 4th of April 2021। in that case ऐसे क्लेम्स का एप्रोप्रिएट प्रोविजन एज ऑन द बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। एग्जामिन अकाउंटिंग फॉर द प्रोविजंस फॉर द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, अकाउंटिंग फॉर साल्वेज एंड लेटर फॉर सब्रोगेशन। इन केस ऑफ द फायर इंश्योरेंस समटाइम्स इट्स हैपन, जैसे मान लीजिए स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ बाय फायर, लेकिन 100% स्टॉक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ पार्ट उसका बच गया, तो जितना पार्ट उसका बच गया उसको साल्वेज कहते हैं। साल्वेज वैल्यू नीड्स टू बी डिटरमाइंड एंड इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द क्लेम एंड एट द सेम टाइम अ लेटर ऑफ सब्रोगेशन इज टू बी टेकन एंड लेटर ऑफ सब्रोगेशन इज इन रिलेशन टू दैट कि यदि हमने क्लेम पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेमेंट को क्लेम दे दिया है, तो उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जिसके रेफरेंस में क्लेम दिया गया है, जितने भी राइट्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं। मोटर इंश्योरेंस के केस में यदि कार की चोरी हो गई और कुछ पीरियड वेट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का अमाउंट क्लेमेंट को दे दिया, लेटर ऑन यदि वो कार ट्रेस हो जाती है, वो कार मिल जाती है, तो उस कार पर किसका राइट होगा? क्लेमेंट का जो ऑलरेडी क्लेम ले चुका है, या इंश्योरेंस कंपनी का? उस पर राइट होगा इंश्योरेंस कंपनी का, और इसके लिए लेटर ऑफ सब्रोगेशन का यूज किया जाता है। अकाउंटिंग फॉर साल्वेज एंड लेटर ऑफ सब्रोगेशन इज बीइंग टेकन इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ IRDAI। अमाउंट डिपॉजिट्स विद द कोर्ट, जो अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट्स कराए गए हैं, कई बार क्या होता है डिस्प्यूट हो जाता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख का क्लेम देने के लिए तैयार है, बट क्लेमेंट कहता है मेरा 5 लाख का क्लेम है,
और उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। अब वो डिस्प्यूट कोर्ट में गया। कोर्ट कहता है कि आप पहले इतना अमाउंट कोर्ट में जमा कराइए तो हम इस केस की हियरिंग करेंगे। तो जो अमाउंट कोर्ट में जमा कराया गया है, क्या वो क्लेम का अमाउंट है? अभी ऑर्डर थोड़ी आया है कोर्ट का। एनी अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड विद द कोर्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द क्लेम टिल द फाइनल डिसीजन। Unqualified discharge note. Once the claim is paid by the insurance company, and unqualified means without any condition, discharge notes should be taken from the claimant that हमने इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी सेटल कर दी है और अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर क्लेमेंट के कोई राइट्स नहीं बचते हैं इन केस ऑफ फाइनल सेटलमेंट। सो these are the key points in relation to claims paid. First one, co-insurance. Co-insurance के केस में कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द क्लेम्स एक्सपेंडिचर only to the extent of their own share. Settlement amount, it needs to include all the incidental expenses incurred in relation to claim settlement. Claims that are being communicated after year end in relation to the incidents that happens before the balance sheet date. Appropriate provisions should be created for such claims. Accounting for salvage. Salvage की appropriate accounting value needs to be deducted from the amount of claim, and letter of subrogation is to be taken in case of the settlement of claim. Amount deposit with the court should not be treated as the claim till the final settlement. Unqualified discharge note should be taken in case of final settlement. So ये हमारे points थे claims that are being paid during the year. Verification points in relation to claims that are being outstanding at the year end. एग्जामिन, क्या प्रोविजन बनाया गया है फॉर ऑल अनसेटल्ड क्लेम, जिन क्लेम्स को अभी सेटल नहीं किया गया? प्रोविजन बनाया गया है ओनली फॉर द क्लेम्स विच आर लीगली एनफोर्सेबल। प्रोविजन एप्रोप्रिएट अमाउंट के बनाए गए हैं, शुड नॉट बी मेड इन एक्सेस। एवरेज क्लॉज वेयर एवर एप्लीकेबल दैट आर बीइंग यूज्ड। एवरेज क्लॉज है क्या? मान लीजिए सम एश्योर्ड था, इन्वेंट्री का सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपीस का, बट एट द टाइम ऑफ फायर जो इन्वेंट्री वहां पर गोडाउन में अवेलेबल थी दैट वाज फॉर 15 लाख, और जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हुई 5 लाख की इन्वेंट्री बच गई, टोटल लॉस है 10 लाख रुपए का। अब क्लेमेंट कहता है कि मैंने तो 10 लाख का सम एश्योर्ड करा रखा है, 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ, पूरा का पूरा दे दीजिए। ऐसे नहीं होता, एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है कि 15 लाख की इन्वेंट्री में नुकसान हुआ है कितने का? 10 लाख का। 10 लाख के सम एश्योर्ड में आपका क्लेम कितने का बनेगा? सो इन दैट मैनर क्लेम इज टू बी डिटरमाइन एवरेज, कि यदि आपने 100% इन्वेंट्री को इंश्योरेंस नहीं कराया तो जितना आपका नुकसान हुआ है वो प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा। कंसीडरेशन ऑफ साल्वेज वैल्यू। आउटस्टैंडिंग क्लेम्स का प्रोविजंस बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखा जाए कि जो अप्रोक्सीमेट साल्वेज वैल्यू है उसको डिडक्ट कर दिया जाए आउटस्टैंडिंग क्लेम के प्रोविजन को डिटरमाइन करते वक्त। सो ये हमारे वेरिफिकेशन पॉइंट्स थे इन रिलेशन टू क्लेम्स दैट आर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बनता है, what are the various kinds of registers that are being maintained by the insurance company in a relation to claims. Claim intimation register. This register will record the all intimations received during a particular period. Claims paid, the amount which actually been paid off. Claims disbursement booklet, the claims disbursed during the period. Report of quality assurance team, it indicates that जो क्लेम सेटल किए गए हैं उन क्लेम्स को क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने चेक किया है और अपनी एक रिपोर्ट दी है whether the claims are being settled to the satisfaction of the claimant or not. क्लेम डॉकेट्स, जितने भी क्लेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इस डॉकेट के अंदर
रखे जाते हैं। एक तरीके का फोल्डर हो गया जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस टीम की रिपोर्ट, क्लेम इंटीमेशन लेटर, सर्वे की रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्लेम डिसबर्समेंट नोट एंड उसके बाद लेटर ऑफ सब्रोगेशन, साल्वेज वैल्यू डिटर्मिनेशन, सारे पेपर जो हैं वो इस डॉकेट का पार्ट होते हैं। एंड साल्वेज रजिस्टर, these are the main 6 document which forms the part of claim registers। 4 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक एक बार आया हुआ है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ क्लेम रजिस्टर्स। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड मेन रेवेन्यू आइटम, दैट इज क्लेम। मेन रेवेन्यू आइटम में दो सबसे ज्यादा मेन रेवेन्यू आइटम है, एक प्रीमियम जो इनकम का पार्ट है, सेकंड क्लेम जो एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नाउ इसके बाद कमीशन। कमीशन दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। कमीशन के रेफरेंस में ऑडिटर के वेरिफिकेशन पॉइंट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट वन, जो कमीशन पे की गई है दैट शुड बी विद इन द लिमिट एज स्पेसिफाइड बाय द IRDAI। IRDAI अपनी रेगुलेशंस के थ्रू लिमिट सेट करके रखता है कि मैक्सिमम कमीशन इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर कितनी पे की जा सकती है। एंड एज ए ऑडिटर इट इज आवर ड्यूटी टू एग्जामिन वेदर द कमीशन दैट हैज बीन पेड इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IRDAI। सेकेंड वन, कमीशन और ब्रोकरेज is paid as per the rates finally agreed with the agent and the rate has been informed to the IRDAI। Commission number 1, it should be within the limit as per IRDAI और आपको IRDAI को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर कितनी कमीशन पे कर रहे हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर IRDAI का एक्चुअल प्रीमियम जो कमीशन थी वो थी 0.5% ऑफ प्रीमियम। 0.5% ऑफ प्रीमियम ये मैक्सिमम लिमिट लेट से फिक्स की गई थी बाय द IRDAI। तो आपने कमीशन इससे ज्यादा नहीं दी। ओके, उसके बाद फिर आपने कहा हम जो कमीशन पे कर रहे हैं वो एक्चुअल कमीशन 0.42% है। आपने यही कमीशन इंटीमेट की है IRDAI को और इसी कमीशन के बेस पर आपने कमीशन एजेंट के साथ एग्रीमेंट किया है और यही कमीशन आपने एक्चुअल में पे की है। तो सेकंड पॉइंट सेज दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द कमीशन और ब्रोकरेज एज पेड इज एज पर द रेट एग्रीड विद द एजेंट एंड फाइल्ड विद द IRDAI। थर्ड वन, चेक दैट कमीशन इज पेड ओनली टू द पर्सन हु हैज एक्चुअली सॉलिसिटेड द बिजनेस। ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी को मिस्टर एक्स के थ्रू इशू किया गया बट आपने कमीशन किसको पे की, वाई को। एंश्योर दैट कमीशन और ब्रोकरेज इज पेड टू द एजेंट और द ब्रोकर हु हैज सॉलिसिटेड द बिजनेस। वाउच डिसबर्समेंट एंट्रीज विद द कमीशन बिल्स, ये अकाउंटिंग चेक कर लीजिए, ये उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया कमीशन बिल और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री आ गई। चेक दैट ऑल द डिसबर्समेंट जो भी कमीशन पे की गई है वेदर बिफोर द पेमेंट these commissions were properly authorized by the responsible officer। मीन्स अथोराइजेशन हमें चेक करनी है। चेक द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन अमाउंट whether the commission has been calculated appropriately। scrutinize agent's ledger for determining क्या कोई एबनॉर्मल बैलेंस, एबनॉर्मल पेमेंट हुई है क्या। जब आप एक पर्टिकुलर लेजर को, अकाउंट को स्क्रूटनी करते हैं, उसकी एग्जामिन करते हैं, यू विल बी इन ए पोजीशन टू डिटरमाइन कि क्या कमीशन नॉर्मल से ज्यादा है, कि एक पर्सन जिसको लास्ट ईयर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 6 लाख रुपए की कमीशन गई थी, इस साल उसको एकदम कमीशन 12 लाख रुपए डबल हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि फ्रॉड हुआ ही होगा बट सस्पिशियन है, इट नीड्स टू बी एग्जामिन केयरफुली कि उस पर्सन ने कौन कौन सी पॉलिसीज को दिया है, पॉलिसी वाइज उसको क्या क्या कमीशन पे किए गए हैं। एग्जामिन वेदर कमीशन आउटगोइंग्स फॉर द पीरियड has been properly accounted for, proper accounting in the books of account। ये 3 मेजर रेवेन्यू आइटम है इन रिलेशन टू द
जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। फर्स्ट वन प्रीमियम इनकम, सेकेंड वन क्लेम्स एंड थर्ड वन कमीशन। नाउ इसके बाद ये तो बात हो गई हमारी रेवेन्यू अकाउंट की। रेवेन्यू अकाउंट मींस जो हमारा P&L अकाउंट है। अब बात आ जाती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो जो आपका रेवेन्यू अकाउंट है और दूसरा जो बैलेंस शीट है वो तो जानी ही जानी है, बट उसके साथ एक अलग से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी जाता है। सेक्शन 11 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंक्लूड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑडिटर्स की क्या ड्यूटीज है इन रिलेशन टू दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीट्स और पेमेंट्स, रिसीट्स जो कैश आया है एंड द पेमेंट्स जो पेमेंट्स में दी गई है, क्या वो एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती हैं या नहीं करती। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, जिसमें मेन IRDAI की रेगुलेशंस आ जाएंगी। एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सो तीन मेन चीजें हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रेफरेंस में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। फर्स्ट थिंग तो आपको एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बतानी है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 financial statement to include receipt and payment account, and in relation to that auditor is required to examine whether the receipt and payment account is in agreement with the books of account. Auditor is required to express an opinion whether the receipt and payment account is being prepared in accordance with the provisions of relevant statutes, and at the same time auditor is required to express an opinion as to the true and fair view of receipt and सो ये था रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर। नाउ इसके बाद अब बात आ जाती है बैलेंस शीट आइटम्स की। बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर तीन मेन बैलेंस शीट आइटम्स हैं जिनको हमें कवर अप करना है। एक इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज और तीसरा है आउटस्टैंडिंग कमीशन। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, जैसे आपने बैंक में पढ़ा, NBFC में पढ़ा, इन अ सिमिलर मैनर हम जनरल इंश्योरेंस के अंदर पढ़ेंगे। कोई यहां पर बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, जनरल पॉइंट्स मिलेंगे। मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको ये पॉइंट्स। फर्स्ट वन, फिजिकली वेरीफाई द सिक्योरिटीज ऑन बैलेंस शीट डेट, बट if on the balance sheet date this physical verification is not possible, then verify the securities on a date as near as possible. And in case investments are being physically verified on a date other than balance sheet date, auditor is required to prepare a reconciliation statement so as to ascertain कि जिस डेट को वेरिफिकेशन हुई उस दिन कितनी इन्वेस्टमेंट थी, और बैलेंस शीट डेट को जो इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं उनके बीच में जो भी एक्विजिशन या डिस्पोजल हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का, उनको आपको शो करना है इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। ये तो बात हुई फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली फॉर दोज सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन फिजिकल फॉर्म। हाउएवर there might be securities which are being held in demat form. In that case, an external confirmation may be obtained. Obtain separate list of the securities that are being held in physical form and those which are being held in the demat form. Examine the records of investments that are being maintained at the branches, and in relation to that central auditor is required to obtain a certificate from the branch auditor in this regard as to the investments being held at the branch offices. Examine in detail the investments on which income has not been received for a long period. That means
just like non-performing investment. In a relation to such investments on which income is not being received for a long period, then appropriate provision needs to be created. Where the certificates are held by other persons, यदि हम फिजिकल सिक्योरिटीज की बात करें और फिजिकल सिक्योरिटीज दैट आर बीइंग हेल्ड बाय अदर पर्सन, दैट मींस इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन द कस्टडी ऑफ द बैंक ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अदर पर्सन लाइक शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन दैट केस ऑब्टेन एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन, उनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए. वेयर द सर्टिफिकेट्स आर हेल्ड बाय अदर पर्सन्स such as share transfer agents, obtain written certificates from such persons. Besides that, auditor is required to determine whether the investments are being appropriately classified into long term, short term, investments are being appropriately valued at the year end, examine the norms relating to valuation and disclosures, whether the valuation norms as per IRDAI guidelines are being complied with, whether the disclosures as required by IRDAI guidelines are being complied with or not. Examine income from the investments appropriately accounted for or not. Examine that certificates of TDS are properly maintained and at the same time ensure the compliance of related provisions of Insurance Act 1938 and related provisions are covered in section 27, 27A and 27B of Insurance Act 1938. तो अब देखें यदि आप, तो बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के वेरिफिकेशन पॉइंट्स में कवर अप होते हैं. मेन जो इसका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं नाम दे सकता हूं, एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंस. वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक 4 to 5 times एग्जाम्स में पूछा गया है. Those policies in a relation to which policy is being issued but the premium is not collected, premium outstanding पड़ा हुआ है, तो उन outstanding premiums के relation में auditor के verification points क्या होंगे. Inquire the reasons for outstanding credit balance in outstanding premium account and examine जिन policies का premium outstanding है तो inception of risk वो अप्लाई हो जाता है, पॉलिसी इशू ही नहीं होनी चाहिए, और बाय चांस यदि पॉलिसी किसी कारण से इशू हो गई हो, द रिस्क इज नॉट बीन एज्यूम्ड. इंक्वायर द रीजन फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंसेस इन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट एंड एग्जामिन दीज रीजंस फॉर पॉलिसीज नॉट बीइंग इशूड और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम not adjusted against the amount due. So, first point, inquire the reasons. Second, auditor is required to scrutinize and review the control account debit balances. Control account debit balance. आप जब एक आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की एंट्री पास करते हैं तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट जरूर क्रिएट होगा कंट्रोल अकाउंट के अंदर. जब आपने एक एंट्री रिकॉग्नाइज की आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो वो एंट्री बेसिकली होगी क्या? प्रीमियम आपकी एक इनकम है, क्रेडिट बैलेंस के साथ आएगी, लेकिन वो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आपने आउटस्टैंडिंग प्रीमियम को डेबिट किया और प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया. प्रीमियम अकाउंट ये आपके पीएनएल का पार्ट बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम बैलेंस शीट में चला जाएगा. तो जितना भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है, जहां पर जब वर्ड में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस यूज करता हूं तो आई यूज इट फॉर इन रिलेशन टू प्रीमियम, बट जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल अकाउंट है वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल अकाउंट कौन सा है, एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट. जब भी एक एंट्री पास होगी उसका ड्यूअल इफेक्ट तो आएगा, तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की जो डबल एंट्री पास होनी है दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट. प्रीमियम रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम बट आउटस्टैंडिंग प्रीमियम इज आवर असेट, और जब आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट. एग्जामिन इनऑपरेटिव बैलेंसेस मींस वो पॉलिसीज
जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम था लेकिन प्रीमियम अब रिसीव्ड ही नहीं होगा, अब वो इनऑपरेटिव हो चुकी हैं। ऐसा कैसे हो गया? मान लीजिए आपकी पॉलिसी थी 2019-20 की, आपने आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रिकॉग्नाइज कर दिया। अब चल रहा है 2021, क्या इस प्रीमियम को कोई पर्सन देगा? जो पीरियड ही एक्सपायर हो चुका है उसका अमाउंट अब आपको नहीं मिलने वाला, भूल जाइए, कोई नहीं देगा। हां, यदि इस प्रीमियम की गारंटी थी, बैंक ने गारंटी दे रखी थी कि हम देंगे, तो एक चांस है सिर्फ कि हां बैंक से इसकी रिकवरी हो जाए। बट अदरवाइज यदि ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी थी और आपने बुक में इसकी एंट्री कर दी है, इन दैट केस वो प्रीमियम नहीं मिलने वाला। चांसेस यही है कि वो पर्सन, कोई भी पर्सन जिस बेनिफिट को उसको मिलना था, वो बेनिफिट ही एक्सपायर हो चुका है, उसका पीरियड एक्सपायर हो चुका है। रिजल्ट, इंडिविजुअल लेवल पर कोई पर्सन जनरली ऐसे प्रीमियम को पे नहीं करेगा एंड हेंस ये बैलेंसेस क्या बन गए? इनऑपरेटिव। एग्जामिन इनऑपरेटिव बैलेंसेस एंड ट्रीटमेंट दैट इज गिवन फॉर द ओल्ड बैलेंसेस। इंक्वायर इनटू द रीजंस, कोई बड़ा पुराना बैलेंस है, आपने उसको भी अभी रिटेन कर रखा है। जब पुराने बैलेंस मिलने ही नहीं है तो राइट ऑफ करो। बट मैंने अभी एग्जांपल में दिया कि यदि पुराना बैलेंस की गवर्नमेंट गारंटी है, बैंक गारंटी है, ओके, ऐसे केस में रीजन मांगिए और जनरली जो रीजन आपके सामने आएगा वो आएगा गारंटी का। वेरीफाई द ओल्ड डेबिट बैलेंस विच मे रिक्वायर एनी प्रोविजन और एडजस्टमेंट, और मैनेजमेंट से इसका रीजन पूछिए, आपने यदि प्रोविजन नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया है। चेक एज वाइज, कितना, 6 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना। सेक्टर वाइज, फायर इंश्योरेंस का, मैरीन इंश्योरेंस का, मोटर इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, एटसेट्रा। एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, वेरीफाई कि जो पुराने आउटस्टैंडिंग प्रीमियम थे क्या उनकी कलेक्शन हुई है। और फाइनली लास्ट, एग्जामिन क्या इन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम की कोई बैंक गारंटी है। यदि बैंक गारंटी है, इट्स ओके, इन दैट केस प्रोविजन आप एक लोअर अमाउंट पर रख सकते हैं। बट इफ नो गारंटी इज देयर देन 100% प्रोविजन नीड्स टू बी क्रिएटेड। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट्स बैलेंसेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के रिलेशन में जो वेरियस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है उनको किन किन कैटेगरीज में आपको डिस्क्लोज करना है। फर्स्ट वन, पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स, अंडर राइटिंग कमिटमेंट्स यदि कोई आउटस्टैंडिंग पड़ी है, क्लेम्स अदर देन दोज अंडर पॉलिसीज विच आर नॉट बीन एक्नॉलेज्ड एज अ डेट बाय द इंश्योरेंस कंपनी, गारंटी given by or on behalf of the company, any statutory demand or liability that is in dispute but no provision is being created by the insurance company, reinsurance obligations to the extent that is being not recognized, not provided for in the books of account, any other it's to be specified. So in this case जो contingent liabilities की disclosure requirements हैं वो सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज सच आपको लर्न करनी है। कोशिश करिएगा इसी सीक्वेंस में यदि आप अपने आंसर को दे पाए तो। सो दिस इज अबाउट द ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, देयर आफ्टर फिर हमने ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स को डिस्कस किया, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके वेरिफिकेशन पॉइंट्स को, और अब जनरल इंश्योरेंस में हमने 3 पार्ट में रिवीजन की। नंबर 1 रेवेन्यू आइटम्स को रिवाइज किया, नंबर 2 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को रिवाइज किया, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट आइटम्स, 3 मेन आइटम्स को रिवाइज किया। सो अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बचा हुआ है कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, जिसमें एक को इंश्योरेंस है, एक ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस है, एक री इंश्योरेंस है। ये 3 टॉपिक अलग से बचे हुए हैं, तो इनको नेक्स्ट सेशन में अलग से रिकॉर्ड करूंगा। अभी जितना कराया है
उसको एक बार रिवाइज करो और लर्न करो, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट है ये सारा, केस स्टडीज कंपैरेटिवली कम होती हैं, वेरिफिकेशन पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो यहां पर कंपैरेटिवली एक लर्निंग की, जिसको आप क्रैमिंग भी कह सकते हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले रिकमेंड करूंगा कि जितना मैंने अभी आपको ये कराया है इसको लर्न कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।